Hello students, so today we are going to continue with our chapter that is the Benami Transaction Prohibition Act 1988 जिसको recently जो है वो अमेंड किया गया था in 2016 जो कि था 1 नवंबर 2016 जहां पे मेनली जो पैनल प्रोविजंस थे उससे अमेंड किया गया और उससे इस ये जो चैप्टर था उसका इंपॉर्टेंस जो है वो और बढ़ गया। इस कानून का इंपॉर्टेंस जो है वो और बढ़ गया और जो लोग जो ऐसे बेनामी किसी और के नाम से जो है वो प्रॉपर्टी वगैरह खरीदते हैं या ऐसे नाम से प्रॉपर्टी खरीदते हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो उन सब पे जो है सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए जो है वो ये कानून लाया गया। ठीक है, तो कल जो है वो हमने इसका बेसिक देखा था। कल जो है वो हमने इसका बेसिक देखा था कि ये जो चैप्टर में हमने देखा था ये कंसेप्ट इसका बैकग्राउंड देखा था। ठीक है, फिर मोदी जी ने सवाल उठाया था पार्लियामेंट में, वो भी हमने देखा था कि भाई है ना तुम लोगों ने 1988 का जो था इतने सालों से जो बनाया गया था तुम लोगों ने उसमें क्या किया, तो तुम लोगों ने तब एक्शन नहीं ली, अब हम ले रहे तो है ना तुम लोग सवाल उठा रहे हो वैसा। फिर हमने बेनामी ट्रांजेक्शन किसे कहते हैं वो हमने देख लिया था और हमने उसके प्रोविजन जो है वो हम लोग आज से जो है वो पढ़ना स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, सेक्शन 3 जो है ना वो है वो ऑलमोस्ट वही है, फिर पेनल्टी वापस रिवाइज की गई थी जो हमने पढ़ लिया था। आज से हमारा प्रोविजन जो है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे और आज जो हमारा मेन टॉपिक रहने वाला है वो ये इन्वेस्टिगेशन वाला जो पूरा रहेगा सेक्शन 24 से लेके सेक्शन 26 वो हम लोग देखेंगे। लेकिन वहां पे पहुंचने से पहले जो है वो हम लोग जो है एकदम सिंपल जो छोटे छोटे पॉइंट से पहले वो देख लेते हैं। चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हमें पूछा गया है बोला गया है प्रोहिबिशन ऑफ द राइट टू रिकवर प्रॉपर्टी हेल्ड बेनामी। ठीक है, अब देखो पॉइंट समझो। ठीक है, एक कोई प्रॉपर्टी है वो हमें पता चल गई ये बेनामी प्रॉपर्टी है तो मुझे बताइए कि बेनामी प्रॉपर्टी पता चल गई और जो गवर्नमेंट है उनको भी पता चल गया, जो अथॉरिटी है उनको भी पता चल गई कि ये जो प्रॉपर्टी है वो कौन सी प्रॉपर्टी है बच्चों, बेनामी प्रॉपर्टी है। क्या बेनिफिशियल ओनर उस प्रॉपर्टी को रिकवर कर सकता है, हाँ या ना? बोलो। हाँ कर सकता है बेनिफिशियल ओनर, मतलब तूने खुद ने किसी को बेनामीदार को उसके प्रॉपर्टी और तू उसके पास से वापस रिकवर भी कर सकता है, बेनामी पता चल गया फिर भी ऐसा उसको रोका जाना चाहिए ना। पेनल्टी तो मैंने कल है ना जब पेनल्टी पढ़ाया तो मैंने क्या बोला, जो प्रॉपर्टी बेनामी हुई वो तो कॉन्फिस्केट करेंगे, उसके ऊपर से पेनल्टी है, पेनल्टी पे करके प्रॉपर्टी आपकी नहीं हो जाएगी, प्रॉपर्टी तो गई उसके ऊपर से पेनल्टी पे करनी है तुम लोगों को। क्लियर, तो वो तो हमने पढ़ा सीज और कॉन्फिस्केट। ठीक है, तो उसको रोका जा रहा है अंडर सेक्शन नंबर 4। देखो क्या लिखा हुआ है बच्चों, देखो नो सूट क्लेम और एक्शन टू एनफोर्स एनी राइट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी प्रॉपर्टी हेल्ड बेनामी अगेंस्ट द पर्सन टू इन हुज नेम द प्रॉपर्टी इज हेल्ड। देखो क्या लिखा है, ना आप कोई केस फाइल कर सकते हो, ना आप कोई क्लेम ले सकते हो, ना मांग सकते हो, ना कुछ एक्ट कर सकते हो। ठीक है, आपकी कोई भी राइट को एनफोर्स कराने के लिए वो प्रॉपर्टी पे जो प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, बेनामी है। ठीक है, किसके और किसके अगेंस्ट में, अगेंस्ट द पर्सन इन हुज नेम द प्रॉपर्टी इज हेल्ड। अच्छा, इसका मतलब बता सकता है कौन से पर्सन, कौन सा होगा टर्म बोले तो, अगेंस्ट द पर्सन इन हुज नेम द प्रॉपर्टी इज हेल्ड, क्या बोलते हैं इसको इस लॉ में? क्या सो रहे हो क्या तुम लोग? बेनामीदार क्या लिखा है, अगेंस्ट द पर्सन हुज नेम द प्रॉपर्टी इज हेल्ड, तो कौन हुआ वो, बेनामीदार। तो हम उसके खिलाफ ना ही कोई केस फाइल कर सकते हैं, ना ही क्लेम ले सकते हैं, ना ही एक्ट कर सकते हैं। और अगेंस्ट एनी अदर पर्सन शेल लाई बाय और ऑन बिहाफ ऑफ ए पर्सन क्लेमिंग टू बी द रियल ओनर ऑफ सच प्रॉपर्टी। ठीक है, कि भाई मैं इसका रियल ओनर हूं, मैं इसका बेनिफिशियल ओनर हूं, तो ना हम बेनामीदार या बेनामीदार ने भी आगे किसी को बेच दिया हो, क्योंकि ऑन पेपर तो वही है ना ओनर लॉ की नजर में। ठीक है, तो हम उसने कुछ कर भी दिया तो भी हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। अच्छा, इसको मैंने सम अप करके दिया हुआ है, मैंने देखो आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है। डमी यानी कि बेनामीदार चीट कर गया तो रियल ओनर कांट डू एनीथिंग, वो जिंगा लाला करेगा से। क्लियर हुआ? श्योर? तो एकदम सिंपल टर्म में बोले तो क्या हो गया कि अगर आपने जिसके नाम पे प्रॉपर्टी खरीदी और वो बंदा जो है वो जो हमने हमारा वाले कल वाले एग्जांपल है, अगर वो जो फार्मर जो हमारा बेनामीदार था अगर वो कुछ चीट कर गया, उसके मन में माइंड में जो ऐसा मुझे वापस नहीं देनी, तो भी जो उसका रियल ओनर है वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ऑन पेपर तो वैसे भी उसके नाम पे दिख रहा है। ठीक है, आप सोचो जाके बोलेगा क्या, बेनिफिशियल ओनर जो है वो जाके बोलेगा क्या, कंप्लेन करेगा? नहीं, मैंने इसको पैसे दिए थे, ठीक है, ब्लैक के पैसे दिए थे, ठीक है, मैंने इसको बोला तू प्रॉपर्टी खरीद और बाद में मुझे देना, क्या बोलेगा क्या? तो इन शॉर्ट सिंपल टर्म में बोले तो अगर डमी चीट भी कर गया ना तो भी रियल ओनर कांट डू एनीथिंग। ठीक है, जो उखाड़ना वो उखाड़ ले, तू कुछ नहीं कर पाएगा कानून के हिसाब से। तो क्लियर हुआ? अच्छा, दूसरा, no defense based on any right in respect of any property held benami
whether against the person in whose name the property is held or against any other person shall be allowed in any suit, claim or action by or on behalf of a person claiming to be the real owner of such property. In short. अच्छा, अगर आपने कुछ क्लेम किया तो आप पहला पॉइंट क्या बोल रहे हैं, अगर बेनिफिशियल ओनर है जो रियल ओनर है वो अगर कुछ क्लेम कर रहा है तो तेरे को तो कुछ नहीं मिलने वाला है। दूसरा, उल्टा जो बेनामीदार है जिसके नाम पे तूने प्रॉपर्टी खरीदी है वो अगर आके उसने कुछ केस वगैरह फाइल किया ना तो भी तू अपने डिफेंस में कुछ नहीं बोल पाएगा। नो डिफेंस टू रियल ओनर अगेंस्ट द बेनामीदार। सही है ना? क्योंकि देखो पॉइंट समझो, अगर ये बेनामी प्रॉपर्टी वाला ट्रांजेक्शन हो भी रहा है तो उसमें ऑन पेपर ओनर कौन दिख रहा है, वो बेनामीदार दिख रहा है ना। तो इन शॉर्ट जो रियल ओनर है वो पहली बात अगर वो कुछ क्लेम करे या कुछ केस फाइल करे कुछ नहीं मिलेगा तेरे को, जिंगा लाला। ठीक है। दूसरा, बेनामीदार अगर कुछ मांगे या क्लेम करे मिलेगा और सामने वाला उल्टा जो रियल ओनर है उसके पास कोई डिफेंस में भी बोलने के लिए कुछ नहीं रहेगा। क्लियर हुआ? श्योर? चलिए, ये छोटे पॉइंट्स है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन ठीक है सारे प्रोविजन एक बार हम लोग पढ़ रहे हैं ताकि हमारा एक फ्लो में चले। ठीक है। अच्छा, ये रहा, देखो आपने पूछा था स्टार्टिंग में, प्रॉपर्टी हेल्ड बेनामी लायबल टू कॉन्फिस्केशन। पता चला है जो बेनामी प्रॉपर्टी पाई गई वो गवर्नमेंट अपने अंडर में ले लेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने अंडर में। ठीक है। सीज करके उसको कॉन्फिस्केट बेच के पैसे वगैरह ले लेगी। क्लियर हुआ? सर वो पेनल्टी वो तो पे करनी है, प्रॉपर्टी भी गई। क्लियर हुआ? चलिए, प्रोहिबिशन। अच्छा, क्या बेनामीदार, अच्छा पॉइंट समझो, यहां पे रोका तो जाएगा ही, अगर सर हमें पता नहीं चला और उसने कर दिया तो बात अलग है, लेकिन पता चलने के बाद रीट्रांसफर तो नहीं करने देंगे। देखो क्या लिखा है, प्रोहिबिशन ऑन रीट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय बेनामीदार। No person being a benamidar shall retransfer the benami property held by him to the beneficial owner or any other person acting on this behalf. In cases where any property is retransferred in contravention of the aforesaid provision, the transaction of such property shall be deemed to be null and void. मतलब देखो पॉइंट समझो, आपने किसी बेनामीदार को प्रॉपर्टी दिलाई, ठीक है, थोड़े टाइम के बाद उसने आपको वापस रीट्रांसफर कर दी, बाद में भी पता चला कि ये प्रॉपर्टी तो कौन सी थी, बेनामी थी। ठीक है, तो वो जो ट्रांसफर किया है ना उसका इफेक्ट माना जाएगा नल एंड वॉइड और गवर्नमेंट उसको कॉन्फिस्केट कर देगी। ठीक है। और ये प्रोविजन तब अप्लाई नहीं होगा जो इनकम टैक्स या फिनांस एक्ट जो होता है 190 के हिसाब से, वो हमें इतना रेलिवेंट नहीं है, वो वहां पे फिनांस एक्ट वगैरह में पढ़ते जाना आपको। ठीक है। सिंपल टर्म में बोले तो अगर बेनामीदार ने एक प्रॉपर्टी खरीदी है तो वापस वो रीट्रांसफर नहीं करेगा, उसको क्या किया गया है, प्रोहिबिट किया गया है। सर कर दिया तो भी जब भी हमें पता चलेगा तो ट्रांजेक्शन को क्या मान लिया जाएगा बच्चों, नल एंड वॉइड, जैसे वैसे कभी हुआ ही नहीं था। क्लियर हुआ बच्चों? श्योर। तो ये 3 पॉइंट है, ये हमने आज आके सेक्शन 4, 5, 6 हमने पढ़ लिए, संभाल लिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे नहीं लगता इंपॉर्टेंट है कि 3 मार्क में पूछने लायक तो नहीं है। क्लियर? इसमें से भी रह रहा कि जैसे 3 मार्क का एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है। डन? चलिए, लेकिन अब हम इसका मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो आ सकता है वैसा भी, और प्लस जो बोलते हैं ना, प्लस नॉलेज पर्पस के लिए भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन देखने वाले हैं कि आपको ये होगा सर अगर बेनामी वगैरह है या नहीं है, डाउट अरेज हो रहा है तो कैसे पूरा प्रोसेस स्टार्ट होगा और कैसे पूरा प्रोसेस जो है वो खत्म होगा, उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। आज के लेक्चर में हम 3 सेक्शन देखेंगे, सेक्शन नंबर 24, सेक्शन नंबर 25 और सेक्शन नंबर 26। ये पूरा एक प्रोसेस लिंक होते चला जाएगा, बीच में हम लोग बार बार रिवाइज भी करते जाएंगे ताकि ऑलमोस्ट आपका ये प्रोसेस ऊपरा ऊपरी मेरे साथ ही एक बार आपके माइंड में फिट बैठ जाए। एम आई क्लियर बच्चों? अब देखिए यहाँ पे स्टार्ट करने से पहले 3 वर्ड को अंडरलाइन कर देना। एक इनिशिएटिंग ऑफिसर, दूसरा अप्रूविंग अथॉरिटी और तीसरा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। देखो आप लोगों को दिखेगा कहीं पे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। ठीक है, पॉइंट समझो, ये 3 टर्म आपके बार बार आते जाएंगे, तो बेटर है हम लोग इस तीनों को क्या करते हैं, एक बार हम लोग समझ लेते हैं कि भाई ये तीनों होते क्या है। ठीक है, देख लो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, इनिशिएटिंग ऑफिसर, अप्रूविंग अथॉरिटी और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। ठीक है, इनिशिएटिंग ऑफिसर, ठीक है, जो इनिशिएट करेगा, जो कुछ शुरुआत करेगा। अगर आपको कोई प्रॉपर्टी वगैरह पे डाउट जा रहा है जो बेनामी है, तो कहीं ना कहीं से कुछ इंक्वायरी वगैरह, कुछ मटेरियल, आप इंफॉर्मेशन आपके पास वगैरह है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ शुरुआत तो करनी पड़ेगी। तो वो जो शुरुआत करेगा वो कौन होगा बच्चों, इनिशिएटिंग ऑफिसर होगा। ठीक है। अच्छा, अब उसको बीच में कोई डिसीजन लेने पड़ते हैं, कुछ है ना प्रॉपर्टी वगैरह का अटैच यानी कि सीज करना है, उसको अपने पास रखना है। ठीक है, तो उसके लिए पहले अप्रूवल लेनी पड़ेगी उसको अप्रूविंग अथॉरिटी के पास। किसके पास करना पड़ेगा बच्चों, अप्रूविंग अथॉरिटी के पास अप्रूवल लेनी पड़ेगी। ठीक है। अच्छा, अब उन्होंने केस वगैरह बना के पूरा, अब उसको और डिटेल इन्वेस्टिगेशन करना है तो किसको सौंप देंगे, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को। और फिर जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो ऑर्डर पास करेगी वो रहेगा फुल एंड फाइनल।
क्लियर, मतलब इनिशिएट किया, इनिशिएटिंग ऑफिसर ने, उसके बीच में कुछ सीज वगैरह करना है, अटैचमेंट वगैरह करना है, तो क्या करेंगे, अप्रूविंग अथॉरिटी के पास अप्रूवल लेंगे, फिर केस को हैंड ओवर कर देंगे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को, जो उस केस का फुल एंड फाइनल ऑर्डर देगा एज पर सेक्शन 26। ठीक है, तो सारी चीजें ये आपस में लिंक होने वाली है। ठीक है, सारी प्रोसेस ये जो चीजें वो क्या होने वाली है, आपस में लिंक होने वाली है। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, इनिशिएटिंग ऑफिसर। अब देखो कहीं ना कहीं से डाउट अरेज होना चाहिए, ऐसा नहीं हम चलते फिरते कोई भी प्रॉपर्टी को बेनामी प्रॉपर्टी बोल देंगे। ठीक है, तो इनिशिएटिंग ऑफिसर के पास कुछ इंफॉर्मेशन है, ठीक है, कुछ मटेरियल इंफॉर्मेशन है, और जिसके बेस पे उसको लग रहा है शायद ये प्रॉपर्टी बेनामी प्रॉपर्टी हो सकती है, ये ट्रांजेक्शन बेनामी ट्रांजेक्शन हो सकता है, तो वो क्या करेगा, जो बंदा जिसके नाम पे वो प्रॉपर्टी है, ठीक है, यानी कि बेनामीदार, ठीक है, अगर प्रूव हो गया तो बेनामीदार, तो उसको एक शोकॉज नोटिस भेजेगा। शोकॉज नोटिस मतलब समझते हो ना, कारण बताओ नोटिस, कि मेरे को ये प्रॉपर्टी बेनामी लग रही है, तू बता हम ये प्रॉपर्टी को बेनामी क्यों नहीं माने। गेटिंग माय पॉइंट, शो कॉज का मतलब क्या होता है, कारण बताओ नोटिस। भाई हमारे पास तो जो मटेरियल इंफॉर्मेशन है ना, उसके बेस पे हमें बच्चों ऐसा लग रहा है, मतलब उसको बोल रहे हैं कि उसके बेस पे हमें तो ऐसा लग रहा है ये बेनामी प्रॉपर्टी है, ये जो तूने ट्रांजेक्शन किया वो बेनामी ट्रांजेक्शन है, अब तू बता कारण बता कि हम इसको बेनामी क्यों ना माने। तो अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखा, देखो भाई यहां से मैं पैसे लेके आया था, यहां से मैंने लगाए, और बैंक से लोन वगैरह भी कर रही है मैंने, तो अगर उसे प्रूव कर दिया तो बात अलग है, नहीं प्रूव कर दिया तो बात आगे बढ़ेगी। क्लियर हुआ। अच्छा, अगर आपके पास ऐसी भी इंफॉर्मेशन है कि ये जो प्रॉपर्टी इसकी तो नहीं है, तो जिसकी है वो भी आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है, तो उसको भी एक नोटिस ठोक डालो। इनिशिएटिंग ऑफिसर क्या करेगा, उसको भी एक नोटिस ठोक डालेगा। ठीक है, अब मैं पहले ओवरव्यू दे रहा हूं ताकि जब पढ़े तो एकदम इजी लगे। पहले पॉइंट बच्चों पॉइंट पता चला, पहले क्या बोल रहे हैं कि भाई जो इनिशिएटिंग ऑफिसर है उसको ऐसा लग रहा है कि भाई ये जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है, जो उसके पास इंफॉर्मेशन है उसके बेस पे वो ऐसा लग रहा है कि ये जो प्रॉपर्टी है वो बेनामी प्रॉपर्टी है, तो एक नोटिस ठोक देगा, हमें बेनामी लग रहा है, तू बता इसको बेनामी क्यों नहीं माने। एक नोटिस उसको भी ठोक देगा जो उसको लग रहा है जो इसका रियल ओनर होगा, बेनिफिशियल ओनर होगा। ठीक है, अच्छा, फिर इसको ऐसा लगा इनिशिएटिंग ऑफिसर को कि सामने वाला बंदा है वो अलर्ट हो जाएगा कि अगर उसने कुछ गुनाह किया तो अलर्ट हो जाएगा, और शायद वो उस प्रॉपर्टी को ही बेच दे, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। ठीक है, उस प्रॉपर्टी को शायद बेच दे, तो इनिशिएटिंग ऑफिसर जो है अप्रूविंग अथॉरिटी के पास जाएगा। इनिशिएटिंग ऑफिसर जो है बच्चों वो अप्रूविंग अथॉरिटी के पास जाएगा और अप्रूवल लेके आएगा, भाई मुझे अप्रूवल दो कि मैं वो जो प्रॉपर्टी है, जो बेनामीदार है, जो प्रॉपर्टी है उसको वो उसको बेच दे, अपने से अलग कर दे। एक यहाँ पे एक वर्ड लिखा होगा एलिनेट, देखो यहाँ पे मैं बताता हूं, वहां पे एक वर्ड लिखा होगा एलिनेट, ये देखो एलिनेट। एलिनेट का मतलब होता है बच्चों अपने से अलग करना। ठीक है, अपने से अलग करना, तो भाई केस तो आगे चलेगा, इससे पहले ये तो प्रॉपर्टी बेच के निकल जाएगा, तो वो पहले से ही अप्रूविंग अथॉरिटी के पास से ऑर्डर लेके आ जाएगा कि भाई आप मुझे अप्रूवल दीजिए कि भाई मैं उसको ऑर्डर दे पाऊं कि भाई तू इस प्रॉपर्टी को अपने से अलग नहीं कर सकता जब तक अब इसके पूरा इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं हो जाता, और अगर जरूरत पड़ी तो हम वो प्रॉपर्टी को सीज भी कर सकते हैं। ठीक है, कितने टाइम पीरियड के लिए सर, कम दिन के लिए, 10 12 15 दिन, कम दिन के लिए, कम दिन के लिए रखो, लेकिन 90 दिन से ज्यादा के लिए नहीं रख पाएंगे, 90 दिन से ज्यादा के लिए नहीं रख पाएंगे। एम आई क्लियर, श्योर। तो ये जो मैंने आपको जो बताया ना, वो मैंने आपको बताया पहले 3 पैराग्राफ, ये जो 3 पैराग्राफ है वो मैंने आप लोगों को समझा दिया है। अब आइए हम लोग फॉर्मेलिटी करते हैं और इसको रीड आउट भी मारते हैं। क्लियर हुआ, देखिए, where the initiating officer on the basis of material in his possession has reason to believe that any person is a बेनामीदार in respect of a property। ठीक है, तो जो मटेरियल इंफॉर्मेशन उसके पास है, ठीक है, मटेरियल इंफॉर्मेशन उसके पास है, और उसके बेस पे ये नतीजे पे पहुंच रहा है कि ये जो बंदा है ना, जो इसका ओनर दिख रहा है वो रियल ओनर नहीं है, ये बेनामीदार है। तो रीजंस को रिकॉर्ड करते हुए चाहे तो वो he may after recording reason in writing issue a notice to such person to show cause within such time as may be specified in the notice why the property should not be treated as बेनामी property। मतलब show cause notice, हमें ये बेनामी लग रही है, तू बता हम इसको बेनामी क्यों ना माने, तू बता हम इसको बेनामी क्यों ना माने। ठीक है, अच्छा, कॉपी ऑफ द नोटिस में, यहाँ पे मे इसलिए लिखा है क्योंकि हमें पता ही नहीं इसका रियल ओनर कौन है, तो किसको नोटिस भेजेंगे, तो उस नोटिस की एक कॉपी जो है हम और सर्व कर देंगे अपॉन सच पर्सन हु इज द बेनिफिशियल ओनर, जो उसका बेनिफिशियल ओनर हो। क्लियर, फिर देखना, where the initiating officer is of the opinion that the person in possession of the property held benami may alienate such property। alienate मतलब अपने से अलग करना, तो है ना, जिसको हमने नोटिस भेजा है साला वो तो रातों रात इसको बेच के निकल लेगा। ठीक है, ड्यूरिंग द पीरियड स्पेसिफाइड इन द नोटिस he may with the previous approval of the approving authority। मैंने क्या बताया बच्चों, मैंने स्टार्टिंग में इसलिए आपको कंसेप्ट समझा दिया,
जो भी अप्रूवल लेनी है, कुछ सीज करना है, उसको कुछ करने से रोकना है, तो उसके लिए अप्रूविंग अथॉरिटी के पास की अप्रूवल चाहिए हमें, ठीक है। ही मे विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द अप्रूविंग अथॉरिटी बाय ऑर्डरिंग राइटिंग अटैच प्रोविजनली सच प्रॉपर्टी, अटैच यानी कि सीज कर देना, अपनी कस्टडी में ले लेगा वो प्रॉपर्टी, ठीक है। सर कितने टाइम पीरियड के लिए? 90 दिन से ज्यादा के लिए नहीं, 90 दिन से ज्यादा के लिए नहीं। पता चला है? अब देखो पॉइंट बताओ, हम बताओ क्या हो गया। अब उसने अपनी कस्टडी में ले लिया, यानी कि जिस प्रॉपर्टी में डाउट है वो है ना, जो उसका ओनर होगा वो उसको बेच नहीं पाएगा, प्लस अब हमारे पास टाइम मिल गया, अब हम इसके केस को बनाएंगे, ठीक है। हम नहीं बोलते, आपने देखा होगा कोई मर्डर वगैरह केस होता है तो है ना, जैसे पुलिस वाले वगैरह नहीं होते हैं, वो कोर्ट में क्या बोलते हैं, हमें इसकी कस्टडी चाहिए। सुना है आप लोगों ने, हमें इसकी कस्टडी चाहिए, तो अपनी कस्टडी में रख के फिर और सबूत वगैरह और ढूंढने की ट्राई करते हैं वो लोग, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या कर दिया, उसने इस प्रॉपर्टी को अपनी कस्टडी में ले लिया। सर कितने टाइम पीरियड के लिए ले सकता है? विद इन अ पीरियड फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 90 डेज। सर डायरेक्ट ले सकता है या अप्रूवल चाहिए? अप्रूवल चाहिए अप्रूविंग अथॉरिटी की, तो ही ले सकता है। क्लियर हुआ मेरे प्यारे बच्चों इतना? श्योर। चलिए फिर अब आगे की कहानी, अब ये केस को इसको हैंड ओवर करना है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को। तो देखो क्या होगा, द इनिशिएटिंग ऑफिसर आफ्टर मेकिंग सच इंक्वायरीज एंड कॉलिंग फॉर सच रिपोर्ट्स और एविडेंस एज ही डीम्स फिट and taking into account all the relevant material shall within a period of 90 days from the date of issue of notice। देखो क्या लिखा है, the initiating officer after making such inquiry, और भी जो पूछताछ करनी है, और भी जो रिपोर्ट वगैरह चाहिए, और भी जो एविडेंस है उसके पास, ठीक है, taking into account all the relevant material shall within a period of 90 days from the date of issue of notice, ठीक है। जब नोटिस उसको भेजा था उसके 90 दिन के अंदर वो क्या करेगा। अब इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। अब ये केस को हैंड ओवर करना है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को। तो जहां पे आपने उसको प्रोविजनली अटैचमेंट पहले से करके रखा है तो क्या होगा, और नहीं करके रखा है तो क्या होगा, ठीक है। तो आपके पास है ना, आपने वो प्रॉपर्टी को जो है 90 दिन के लिए अपने पास ले लिया था, मैक्सिमम 90 डेज के लिए, ठीक है। तो 90 दिन के अंदर आपने और इंक्वायरी की, और भी रिपोर्ट देखी, और भी एविडेंस कलेक्ट किए, और अब आपने देखा कि भाई अगर आपने पहले से अटैचमेंट किया हुआ है, ठीक है, तो आप उसकी कस्टडी को और आगे बढ़ाने के लिए अप्रूवल मांगेंगे। गेटिंग माय पॉइंट। अब आप ये नतीजे पे पहुंचे सब कुछ देखते हुए, कुछ तो गड़बड़ है, आता है वो एसीबी प्रद्युमन आता है, कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। तो इनिशिएटिंग ऑफिसर को लग रहा है कुछ तो गड़बड़ है, तो वो क्या करेगा, कस्टडी वापस दे देगा या एप्लीकेशन फाइल करेगा मुझे इसकी कस्टडी और बढ़ाई जाए। आंसर इज एप्लीकेशन फाइल करेगा, मुझे इसकी कस्टडी, इसका जो अटैच मैंने किया है उसको और आगे बढ़ाया जाए। देखिए, पास एन ऑर्डर कंटिन्यूइंग द प्रोविजनल अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द अप्रूविंग अथॉरिटी। और कब तक वो उसके बाद फिर कस्टडी में रहेगी? टिल द पासिंग ऑफ द ऑर्डर बाय द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। अरे सर मजा आ गया सर, एक बार में क्लियर हो रहा है, पता चल रहा है। तो जो अगर पहले से अटैचमेंट किया हुआ है, अच्छा जो उसने ऊपर अटैचमेंट किया था उसको बोलते हैं प्रोविजनल अटैचमेंट। प्रोविजनल बेसिस पे उसने क्या किया, अटैचमेंट किया है। अगर उसको और इंक्वायरी और ये सब ध्यान में लेते हुए अगर उसको लग रहा है कि भाई ये जो है इसकी कस्टडी और आगे बढ़ाई जानी चाहिए, इसकी कस्टडी क्या करनी चाहिए, और आगे बढ़ाई जानी चाहिए, तो वो अप्रूवल ले लेगा और वो कस्टडी और वो अटैचमेंट और अपने पास रखेगा। कब तक? जब तक अब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का फाइनल ऑर्डर नहीं आ जाता। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी सर कहां पे ऑर्डर पास करती है? एज पर सेक्शन 26, जो हम आज ही के लेक्चर में फोड़ने वाले हैं, आज ही के लेक्चर में फोड़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए, अच्छा सर ऐसा भी तो हो सकता है उसने एक बार पहले प्रोविजनल अटैचमेंट किया था, यहाँ पे लिखा ना प्रोविजनल अटैचमेंट हैज बीन मेड, उसने इंक्वायरी की, उसने एविडेंस देखा, उसने बोला अरे बाप रे गड़बड़ हो गई, कैसा इल्जाम लगा दिया उस पे, ये तो बेनामी है ही नहीं, मेरे थोड़ी सी लापरवाही की वजह से बेनामी में काउंट हो जाती, ठीक है। तो उसने जो प्रोविजनली अटैच किया उसको रिवोक कर देगा, नहीं भाई ये लो आपकी प्रॉपर्टी वापस ले लो, सॉरी है भाई गलती हो गई। देखो क्या लिखा है, रिवोक द, मतलब इन दोनों में से एक ही करेगा ना, इंक्वायरी और ये सब करके, या तो अगर और लगा कुछ गड़बड़ है तो उसको और आगे कंटिन्यू करेगा, अगर लगा कुछ गड़बड़ नहीं है तो रिवोक द प्रोविजनल अटैचमेंट, तू वापस लेके जा। तो देखो जब अटैच करना है, चलो अटैच करना है तो क्या करेंगे, अपने पास लेंगे, लो सब लोग अपने पास लो, ऐसे अपने पास लेंगे, प्रॉपर्टी को अपने पास लिया, ठीक है। अच्छा अगर अपने पास लिया है और हमने और इंक्वायरी को हम ये नतीजे में पहुंचे अपने पास ही रखें, तो अपने पास ही रखेंगे, छोड़ने को बोलेंगे तो भी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन हमने इंक्वायरी की तो ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई हमें रिवोक करना पड़ेगा, जो हमने अटैच किया है ले वापस ले। देखो पहले अपने पास लिया और अब बोले वापस देना पड़ेगा, ये ले वापस ले, वापस ले, वापस रिवोक करना उसको बोलते हैं, ठीक है, विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द अप्रूविंग अथॉरिटी, ठीक है। एक और पॉइंट पढ़ते हैं फिर वापस पूरा रिवाइज करेंगे। अच्छा अब इन दोनों में से ए और बी है, ए और बी में से एक होगा, ठीक है। हमने इंक्वायरी वगैरह किया और हमें वही है, अब आगे 90 दिन वाला पार्ट हो गया, हमने पहले से अटैचमेंट नहीं करके रखा था,
ठीक है, अटैचमेंट हम कब करके रखेंगे? अगर हमें ऐसा लग रहा है कि भाई वो अपनी प्रॉपर्टी को अपने से अलग कर देगा, तो हमें कुछ ऐसा लगा ही नहीं पहले, तो हमने अटैचमेंट नहीं करके रखा था, लेकिन हमने इंक्वायरी वगैरह की तो हमें ये नतीजे में पहुंचे कि भाई अटैचमेंट करना चाहिए था, तो वो ऑर्डर ले लेगा किसके पास से? प्रोविजनली अटैच द प्रॉपर्टी विद द अप्रूवल ऑफ द अप्रूविंग अथॉरिटी। ठीक है, और वही हमने और डिटेल में इंक्वायरी वगैरह की थी और हमें लगा भाई कुछ ऐसा प्रॉब्लम ही नहीं है, डिसाइड नॉट टू अटैच द प्रॉपर्टी विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द अथॉरिटी। ठीक है, तो अटैच करना है, छोड़ना है या नहीं करना है, वो सब उसके लिए क्या चाहिए? प्रायर अप्रूवल चाहिए अप्रूविंग अथॉरिटी की। डन, श्योर। एक और पॉइंट बचा वो देख लेते हैं, उसके बाद इसको रिवाइज कर लेते हैं। अच्छा, अब where the initiating officer pass an order continuing the provisional attachment of the property और pass an order provisionally attaching the property, मतलब पहले से अगर अटैचमेंट करके रखा है या तो कंटिन्यू करना है, या फिर अटैचमेंट नहीं करके रखा था तो अटैचमेंट का ऑर्डर आ गया। ठीक है, तो उसके 15 दिन के अंदर अंदर he shall within 15 days from the date of the attachment draw up a statement of the case and refer it to the adjudicating authority, यानी कि पूरा का पूरा केस बना के हैंड ओवर कर देगा, ये लो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, मैं खाना लेके आया हूं, अब आप खा लेना। पता चल रहा है कि भाई वो प्लेट है, प्लेट में सब वो है ना अलग अलग आइटम लेके आया। ठीक है, फिर बोला ये लो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, मैं खाना लेके आया हूं, अब आप खा लीजिए। उसी तरह यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब अटैचमेंट का ऑर्डर आ गया, अब सब कुछ क्लियर होता जाएगा, क्रिस्टल क्लियर होता जाएगा, तो 15 दिन के अंदर प्रॉपर केस बना के क्या था, उसने क्या क्या देखा, क्या क्या नहीं देखा, क्या उसको डाउट अरेज हो रहा है, वो रेडीमेड मिला के आप एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को दे देंगे। फिर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो रहेगी वो उस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाएगी। क्लियर हुआ? अंडर सेक्शन 26। अच्छा, इसमें जो इनिशिएटिंग ऑफिसर आ रहा है वो कौन सा होता है? या तो असिस्टेंट कमिश्नर या डेप्यूटी कमिश्नर होता है इनकम टैक्स एक्ट का। ये सिर्फ नॉलेज पर्पस के लिए, ये नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। क्लियर हुआ मेरे प्यारे बच्चों? श्योर। ठीक है, अब एक बार हम पूरा वापस रिवाइज कर लेते हैं। इनिशिएटिंग ऑफिसर को लगा, उसके पास जो इन्फॉर्मेशन की कि भाई कुछ तो गड़बड़ है, बेनामी प्रॉपर्टी है, तो बेनामीदार को एक नोटिस भेज देगा कि तू बता, हम इसको बेनामी में कुछ नहीं काउंट करें। बेनिफिशियल ओनर कौन है उसको डाउट है, उसको भी एक नोटिस ठोक डालो। ठीक है, अच्छा, उसको अगर ऐसा लग रहा है ये प्रॉपर्टी को अपने से अलग कर देगा, तो अप्रूविंग अथॉरिटी की अप्रूवल लेके वो प्रॉपर्टी को प्रोविजनली अटैच कर सकता है, सीज कर सकता है, अपनी कस्टडी में ले सकता है 90 दिन तक के लिए। ठीक है, अच्छा, उसने और इंक्वायरी वगैरह ये सब की 90 दिन वाला एंड और वो ये अगर उसने प्रोविजनल अटैचमेंट पहले से किया है, तो अगर उसको लग रहा है हाँ कुछ तो गड़बड़ है, तो उसका अटैचमेंट की कस्टडी, अटैचमेंट जो किया हुआ है उसके लिए और टाइम पीरियड एक्सटेंशन के लिए मांग सकता है। पता चला कुछ नहीं किया है, तू वापस लेके जा, कुछ नहीं है भाई, तू भी फ्री मैं भी फ्री। अच्छा, अगर उसने पहले से अटैच नहीं किया था और लग रहा है अब अटैचमेंट की जरूरत है, अप्रूविंग अथॉरिटी के अप्रूवल लेके वो अटैचमेंट कर देगा, और या फिर डिसाइड करेगा नॉट टू अटैच अगर कुछ गड़बड़ नहीं है तो। ठीक है, और जो भी अटैचमेंट का ऑर्डर आ रहा है, कंटिन्यूटी ऑफ अटैचमेंट का ऑर्डर आ रहा है, प्रोविजनल अटैचमेंट का, उसके 15 दिन के अंदर बढ़िया केस बना के जो है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को क्या कर देगा बच्चों? हैंड ओवर कर देगा। क्लियर हुआ? अब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी क्या करेगी? तो एक बार ये एकदम सिंपल सेक्शन है, सेक्शन नंबर 25, वो एंड में पढ़ते हैं, एकदम सिंपल है। तो हम लोग है ना, एक फ्लो चल रहा है, तो हम है ना सेक्शन नंबर 26 पढ़ते हैं, उसके रिलेटेड है, इसलिए उसके कनेक्टेड है। ठीक है, अच्छा, अब मुझे बताओ बच्चों, अब मुझे बताओ, आपने जितना भी समझा है बच्चों, मुझे बताना अभी केस किसके पास है, किसके हाथ में है ये केस? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के हाथ में। ठीक है, अब देखो वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, अब ये अपना अपना स्वैग है इसका, देखना है बंदे का। ऑन रिसिप्ट ऑफ ए रेफरेंस अंडर सेक्शन 24, अरे रे रे क्या मजा है। देखो जब सेक्शन के साथ खेलना सीखोगे ना तो क्या मजा आएगी। अभी हमने जो पढ़ा ना इनिशिएटिंग ऑफिसर वो सब, उसका सेक्शन नंबर देखो, सेक्शन नंबर 24 लिखा हुआ है। तो उन्होंने रेफरेंस दिया, इनिशिएटिंग ऑफिसर ने पूरा केस बना के रेफरेंस दिया। अब एए आगे डिसाइड करेगा, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी शैल इशू नोटिस, ये अपना और नोटिस भेजेगा, to furnish such document particulars or evidence as is considered necessary on the date to be specified therein on the following person। वो अपना एक नोटिस भेजा है, बंदे का अपना एक स्वैग है कि भाई मुझे ये डॉक्यूमेंट चाहिए, या मुझे एक एविडेंस के लिए जो है नोटिस भेजा है। किसको? जिसको है ना उसने जो रेफरेंस दिया था ना इनिशिएटिंग ऑफिसर ने, वो केस बना के, उसमें जिसको बेनामीदार बोला गया उसको। ठीक है, उसमें जिसको बेनिफिशियल ओनर बोला गया है, या फिर वो आइडेंटिफाई कर पाया है तो। ठीक है, कोई भी इंटरेस्टेड पार्टी, यानी कि बोल रहे ये बैंक ने लोन दिया था, अरे बैंक तू आना मेरे पास, तूने कौन से डॉक्यूमेंट देखे थे, तू भी लेके आ इसके लोन के डॉक्यूमेंट। ठीक है, या फिर एनी पर्सन जो भी क्लेम करने आ रहा है ये प्रॉपर्टी तो मेरी है, मतलब कोई तीसरा बंदा ही आ रहा है और ये प्रॉपर्टी तो मेरी है भाई, तू भी आ, तू भी आ। या फिर इसमें वो भी बंदे हो सकते हैं जिसके पास हमने प्रॉपर्टी खरीदी हो। क्लियर हुआ? श्योर। तो एडजुडिक, अच्छा सर ये नोटिस वो दिया था वो अलग है क्या? जी हाँ, वो जो नोटिस दिया था वो इनिशिएटिंग ऑफिसर ने दिया था, यहाँ पे जो नोटिस दे रहा है वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के हाथ में केस है, फिर वो वापस अपना नोटिस दे रहा है। ठीक है, अच्छा
कितने टाइम पीरियड के अंदर वो नोटिस दे सकता है बच्चों? 30 डेज के अंदर अंदर, जब उसके पास वो केस आया। ठीक है, चलिए। प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट द नोटिस शैल also provide a period of not less than 30 days to the person to whom the notice is issued to furnish the information sought। देखो नोटिस देगा 30 दिन के अंदर अंदर, 30 दिन के अंदर नोटिस मिल गया, जब नोटिस मिलेगा उससे 30 दिन के अंदर अंदर तो जो इन्फॉर्मेशन जो तूने मांगी है वो सामने वाले को सबमिट करानी पड़ेगी, कम से कम 30 दिन का टाइम देना पड़ेगा। देखो लिखा है ना, shall provide a period of not less than 30 days to the person to whom the notice is issued, कि भाई जो मैंने इन्फॉर्मेशन मांगी है। देखो बच्चों समझो, यहाँ पे नोटिस देना है कितने टाइम पीरियड के अंदर? जब उसको केस मिला उसके 30 दिन के अंदर अंदर। अब आपने नोटिस क्यों दिया है? भाई मेरे को ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, लेके आ। तो भाई सामने वाले को भी तो टाइम मिलना चाहिए इन्फॉर्मेशन वगैरह सब गैदर करके आपको सबमिट कराने का, तो कम से कम 30 दिन का टाइम मिलेगा। ठीक है, अच्छा सर, अगर कोई जॉइंट ओनर हो तो हो सकता है प्रॉपर्टी में, तो वेयर द प्रॉपर्टी इज हेल्ड जॉइंटली बाय मोर देन वन पर्सन, तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को जो नोटिस भेजा है वो सारे जॉइंट ओनर को भेजना चाहिए। शैल मेक ऑल एंडेवर्स, यानी कि ट्राई करेगा कि भाई ना सारे जो जॉइंट ओनर्स हैं सबको नोटिस भेज दे। अच्छा सर, फिर भी अगर किसी को नोटिस सेंड करना रह गया तो क्या सर वो नोटिस इनवैलिड हो जाएगा? क्यों बाप का राज है जो इनवैलिड हो जाएगा? नोटिस तो वैलिड ही है। भाई तू बता देता तेरे जॉइंट ओनर्स को, मतलब यहाँ पे क्या लिखा है? ट्राई करनी है, शैल मेक ऑल एंडेवर्स, कि भाई सारे जॉइंट ओनर्स को नोटिस भेज पाए, नहीं भेज पाया, ठीक है, तो भाई वो नोटिस इनवैलिड नहीं होगा। वही अगले पॉइंट में लिखा है, देखो, provided that where the notice is served on any one of the person, the service of notice shall not be invalid on the ground that the same notice was not served to all the person holding the property। साले तुम लोग 5-5, 7-7, 8-8, 10-10 जने साथ में मिलकर प्रॉपर्टी ले रहे हो, हम एक आधे को नोटिस देना भूल गए तो क्या नोटिस ही इनवैलिड हो जाएगा? ये काम तुम लोगों का भी था कि तुम उसको भी लेके आओ। क्लियर हुआ? हम ट्राई करेंगे, अगर पॉसिबल हो तो हम खुद ही भेज देंगे। क्लियर हुआ? तो अभी तक तो इसमें कोई टेक्निकलिटी नहीं है ये बच्चों, आराम से नोटिस किसको भेजेंगे, नोटिस कितने टाइम में भेजेंगे, वही अभी तक हमने देखा है। ठीक है, अच्छा उसके अलावा और क्या एक्शन लेगा आफ्टर द इश्यू ऑफ नोटिस बाय ए? द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी शैल आफ्टर कंसीडरिंग द रिप्लाई इफ एनी टू द नोटिस इश्यू। ठीक है, अगर आपने नोटिस दिया, उनका कुछ रिप्लाई आया तो उसको एक बार कंसीडरेशन मिलेगा। हाँ मैं भी पढ़ के देखता हूं भाई तुमने क्या रिप्लाई किया है। ठीक है, मेकिंग और कॉजिंग टू बी मेड सच इंक्वायरी एंड कॉलिंग फॉर सच रिपोर्ट और एविडेंस एज इट डीम्स फिट, मतलब उसका रिप्लाई आया, देखा, और भी उसको लग रहा है और कुछ इंक्वायरी करनी है, और कुछ रिपोर्ट्स मंगानी है, और कुछ एविडेंस वगैरह करने हैं तो और मंगा सकता है। ठीक है, और सारी चीजें कंसिडरेशन में लेने के बाद देखिए, taking into account all the relevant material, provide an opportunity of being heard to the person specified in a benamina therein, the initiating officer and any other person who claim to be the owner of the property, and thereafter pass an order। मतलब की अभी तक इस पूरी कहानी में जितने भी खिलाड़ी थे सबको एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देंगे। फाइनल ऑर्डर पास करने से पहले आओ और अपनी बात रखो। देखो क्या लिखा है, टेकिंग इनटू अकाउंट ऑल द रेलेवेंट मटेरियल, यानी कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो सब चीजें कंसीडरेशन में लेगा। फिर अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा किसको? बेनामीदार को। अच्छा, इनिशिएटिंग ऑफिसर जिसने केस को हैंडओवर किया, और कोई और पर्सन भी, यानी कि इस कहानी के जितने भी कलाकार थे, आओ और अपनी बात रखो एक बार फाइनल ऑर्डर पास करने से पहले। एंड देयर आफ्टर पास एन ऑर्डर, क्या बोल सकता है? या तो वो प्रॉपर्टी जो है वो बेनामी प्रॉपर्टी नहीं है और रिवोक कर देगा जो अटैच किया हुआ है, या जो प्रॉपर्टी है वो बेनामी प्रॉपर्टी है और अटैचमेंट को कंफर्म कर देगा। क्लियर हुआ बच्चों? क्लियर हुआ श्योर, पक्का? अब इसमें बस आगे सिर्फ छोटे छोटे पॉइंट्स है, ठीक है, वो भी हम लोग देखेंगे, डोंट वरी। अच्छा, अब आगे छोटे छोटे पॉइंट्स पढ़ने से पहले हमने जो ये सेक्शन 26 पढ़ा उसको एक बार वापस रिवाइज करेंगे। ठीक है, अच्छा, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के हाथ में बच्चों केस आया, ए का अपना स्वैग होता है, वापस नोटिस भेजेगा किसको? बेनामीदार को, बेनिफिशियल ओनर को, इंटरेस्टेड पार्टी लाइक बैंक या कोई बंदा जो और क्लेम करने के लिए आ रहा है उसको। ठीक है सर, कितने टाइम पीरियड के अंदर नोटिस देगा? 30 दिन के अंदर बच्चों। ठीक है, अच्छा सर, सामने वाले के पास से इंफॉर्मेशन मंगे उसको भी तो टाइम देना पड़ेगा, 30 दिन का देंगे। सर जॉइंट ओनर है तो सबको देने की ट्राई करेंगे, नहीं भी दिया तो हमारा नोटिस इनवैलिड नहीं हो जाएगा। ठीक है, और फाइनल ऑर्डर पास करने से पहले, ठीक है, वो क्या करेंगे? रिप्लाई वगैरह जो है उसको कंसिडरेशन में लेगा, और भी कोई इंक्वायरी या रिपोर्ट वगैरह चाहिए तो और मंगाएगा। ठीक है, और जो भी उसके पास मटेरियल है उसके बेस पे, और जो भी पार्टीज थी इसमें, ठीक है, इनिशिएटिंग ऑफिसर को भी एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा और फाइनल ऑर्डर पास करेगा कि ये प्रॉपर्टी जो है वो बेनामी नहीं है, वापस लेके जाओ इसको, या फिर ये प्रॉपर्टी बेनामी है और इसको हम हमारे पास ही रखेंगे। क्लियर हो बच्चों? श्योर। और फिर इसके छोटे छोटे पॉइंट से ये देखेंगे और फिर आज का लेक्चर हम लोग क्या कर देंगे? समाप्त कर देंगे। अब देखिए, ये ऑलमोस्ट आपको लगेगा सर फाइनल ऑर्डर तो आ गया ना, अब तो केस खत्म, अब क्या है? अब इसमें बच्चों ऐसा होता है और 2-3 छोटे छोटे पॉइंट है। ठीक है,
देख लेते हैं, समझ लेते हैं, पढ़ के देखें क्या लिखा है। अच्छा, where the A, अब मैं adjudicating authority को A बोलूंगा, is satisfied that some part of the property in respect of which a reference has been made to him is a Benami property, but is not able to specifically identify such part, he shall record a finding to the best of his judgment as to which part of the property is held Benami. ठीक है, यानी कि एक प्रॉपर्टी है जिसको उसको ये पता चला ये पूरी प्रॉपर्टी बेनामी नहीं है, इसका कुछ कुछ हिस्सा बेनामी है। ठीक है, तो अगर वो पता लगा पाए कौन सा हिस्सा बेनामी है तो अच्छी बात है, अच्छी बात है। ठीक है, अब अगर वो पता नहीं लगा पा रहा है तो उसके पास जो बेस्ट जजमेंट उसका जो उसको लगेगा उस हिसाब से वो है ना पर्टिकुलर पार्ट को क्या बोल सकता है, बेनामी बोल सकता है, जो भी उसके पास डॉक्यूमेंट या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसके बेस पे। अगर पता चल रहा है यही है बेनामी तो प्रॉब्लम ही नहीं है, नहीं पता चल रहा है टू द बेस्ट ऑफ हिज नॉलेज, पहला पॉइंट ये है। ठीक है, अच्छा अब मेरी बात समझना, एक है ना एग्जांपल देता हूं मैं आप लोगों को। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। देखिए, अब इनिशिएटिंग ऑफिसर ने जो है आपको बोला, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को केस हैंड ओवर किया, तब इसमें बोला कि ये जो प्रॉपर्टी एक्स है ना, ये जो प्रॉपर्टी एक्स है वो इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है, ये इस पर्टिकुलर, मुझे डाउट है कि ये इस पर्टिकुलर पर्सन की है ना प्रॉपर्टी बेनामी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी एक्स। ठीक है, ए ने जब उसको और इन्वेस्टिगेट किया तब उसको लगा कि भाई ये जो बंदा है ये तो बहुत बड़ा खिलाड़ी निकला, इसकी तो मुझे डाउट हो रहा है कि प्रॉपर्टी वाई और प्रॉपर्टी जेड है वो भी बेनामी में हो सकती है। ऐसा किसको लग रहा है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को। कब लग रहा है, इनिशिएटिंग ऑफिसर ने तो प्रॉपर्टी एक्स ही बोला, जब इसने और इन्वेस्टिगेशन किया और उसको लगा इसकी ये प्रॉपर्टी जो है वो भी क्या हो सकती है, बेनामी हो सकती है। तो मेरा सवाल ये है बच्चों कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो अपना इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी चलाएगा वो सिर्फ प्रॉपर्टी एक्स पे ही चला सकता है या वाई और जेड पे भी चला सकता है? तीनों पे चला सकता है। तीनों पे चला सकता है, तीनों पे चला सकता है। आप एकदम करेक्ट हो बच्चों, इस पैराग्राफ में यही लिखा हुआ है। देखिए क्या लिखा है, where in the course of proceeding before it, the adjudicating authority has reason to believe that a property other than a property referred to it by the initiating officer is benami property, other than the property। ठीक है, यानी x तो था ही, y और z भी है ना, उसको लग रहा बेनामी है। It shall provisionally attach the property and the property shall be deemed to be a property, जो ऐसा माना जाएगा जैसे उसने सेक्शन 24 में भले लिख के x दिया था लेकिन ऐसा माना जाएगा deemed to have been received, जैसे है ना वो x सेक्शन नंबर 24 के हिसाब से था। एकदम सही एग्जांपल था, एक बार में क्लियर हो गया बच्चों। ठीक है, बस आखिरी पॉइंट सब हमारे, द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी मे एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग आइदर ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी पार्टी और सीओ मोटू, या तो किसी ने एप्लीकेशन फाइल की या फिर सीओ मोटू यानी कि ऑन इट्स ओन, strike out the name of any party improperly joined or add the name of any person who is present before the adjudicating authority may be necessary to enable him to adjudicate and settle all the question। मतलब ए ने सब कुछ अपने हाथ में पावर रखा हुआ है कि अगर हम ये प्रोसीडिंग जब करेंगे तो या तो किसी ने एप्लीकेशन फाइल की तब या फिर खुद से भी किसी का भी नाम हम और भी ऐड भी कर सकते हैं, किसी का भी नाम डिलीट भी कर सकते हैं। सिंपल पॉइंट है ये तो। ठीक है, अच्छा अब देखो पॉइंट समझो। इनिशिएटिंग ऑफिसर ने केस बना के एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को दे दिया था। ठीक है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को क्या कर दिया था, केस बना के दे दिया था कि भाई ये केस है, आप इसको आगे इन्वेस्टिगेट करके देख लेना बेनामी है या नहीं है। अब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को भी कुछ टाइम लिमिट होनी चाहिए, जब उसको एक्शन लेना स्टार्ट कर ही देना है, अपनी प्रोसीडिंग स्टार्ट कर ही देनी है, तो वो टाइम लिमिट कितनी है, 1 ईयर। मतलब 1 ईयर के अंदर अंदर जो है वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को वो क्या कर देना है, वो केस को चालू कर देना है। ऐसा नहीं मेरे पास अभी बहुत काम है बाद में देखूंगा, ऐसा नहीं कि मुंह उठा के तुम लोग कभी भी आ जाओगे। देखो क्या लिखा है, no order shall be passed after the expiry of 1 year from the end of the month in which the reference under section 24 was received. The benamidar or any other person who claims to be the owner of the property may either appear in person or take the अच्छा। 2 पॉइंट है इसमें, एक एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को जब है ना केस हैंडओवर कर रहा है इनिशिएटिंग ऑफिसर, उसके 1 साल के अंदर अंदर ये प्रोसीडिंग स्टार्ट कर देनी है। दूसरा पॉइंट इसमें ऐसा लिखा है कि बेनामीदार या जो भी बंदा जो इसको बोल रहा है भाई मैं इसका ओनर हूं, ठीक है, तो या तो खुद भी आ सकता है या अपने रिप्रेजेंटेटिव को भी भेज सकता है, लाइक यानी कि लॉयर वगैरह एंड ऑल होते हैं उनको भी भेज सकते हैं वो लोग। क्लियर हुआ, मैं आइदर अपीयर इन पर्सन या फिर किसी की मदद ले सकते हैं। डन, श्योर। तो ये जो नीचे वाले पॉइंट है इसमें आपके केस बन के आ जाए तो आप ध्यान में रखना, वरना आपका जो प्रोसेस है वो प्रोसेस यहां तक ही है, जो सी पॉइंट का यहाँ पे एंड हो रहा है वहां तक। क्लियर हुआ, बीच में एक सेक्शन छोड़ा था वो देख लेते, नाम का सेक्शन है, लेकिन एग्जाम पॉइंट में एग्जाम में ऐसे आते हैं 3-3 मार्क के क्वेश्चन। अब देखिए, अब हम लोग देखते हैं सेक्शन 25, एकदम सिंपल क्वेश्चन, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन एकदम इजी भी है और एकदम इंपॉर्टेंट भी है। देखिए क्या लिखा हुआ बच्चों, देखो
मैनर ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस, जो आपने नोटिस भेजा ना अंडर सेक्शन 24, वो हम किसको भेजेंगे, ठीक है। तो पहले तो बताया हुआ है आइदर बाय पोस्ट हम लोग भेज सकते हैं, और अगर कोर्ट का ऑर्डर या फिर हमें एज ए कोर्ट का ऑर्डर, समन यानी कि कोर्ट ने बुलाया अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, ठीक है। चलिए अब किसको भेजेंगे, अगर वो इंडिविजुअल है तो डायरेक्टली उस इंडिविजुअल को, ठीक है। अगर वो फर्म है तो जो भी फर्म का मैनेजिंग पार्टनर है या फर्म का मैनेजर है उसको, ठीक है। अच्छा अगर वो एचयूएफ है तो वो कर्ता को, ठीक है, जो करता है रायता फैलाता है उसको, या फिर एनी मेंबर ऑफ सच फैमिली, या फिर कंपनी है तो प्रिंसिपल ऑफिसर जो रहेगा वो, ठीक है। या फिर अगर कोई भी एसोसिएशन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है तो उनके प्रिंसिपल ऑफिसर या कोई भी मेंबर को, या एनी अदर पर्सन जो इंडिविजुअली नहीं है, ठीक है, तो पर्सन हु मैनेजेस या जिसके कंट्रोल में हम लोग सारा काम करते हैं, ठीक है। तो इनको है ना हम लोग क्या करना पड़ेगा, एड्रेस करना पड़ेगा, इनको हम लोग क्या करेंगे बच्चों, नोटिस भेजेंगे। नोटिस। क्लियर हुआ? श्योर। तो इनको हम लोग क्या करेंगे, नोटिस भेजेंगे। डन। तो ये एग्जाम में 3 मार्क में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो आज हमने क्या देखा, पहले छोटे छोटे सेक्शन देखे, फिर हमने सेक्शन 24, 25, 26 पूरा संभाल लिया। अब मोस्ट वाली जो है हमारा एक लेक्चर और लगेगा, जहां पे हम सेक्शन नंबर 27 से स्टार्ट करेंगे, और हमारा ये चैप्टर जो वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। एकदम इजी वाला पार्ट हमारा बाकी है, मोस्ट वाली एक लेक्चर में हमारा ये पार्ट जो वो कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।